हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है एनएफ खान स्टडी में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ब्लड के बारे में आज हम समझेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ब्लड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। एक या दो क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि आना ही आना है, लगभग आ ही जाते हैं ब्लड से। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड को जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। देखो, ब्लड को रुधिर, रक्त या उर्दू में लहू कहते हैं। इसके अध्ययन को, इसका जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में किया जाता है। ब्लड में या सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होती है। ये शरीर के भार का 7% होता है। शरीर के भार का 7% होता है। ब्लड का जो पीएच मान है, यानी पीएच स्केल जो है वो 7.4 है, जिसके कारण इसको क्षारीय प्रकृति में रखा गया है। क्षारीय प्रकृति का मतलब होता है जो 7 से अधिक होते हैं उन्हें क्षारीय में रखा जाता है, जो 7 से कम होते हैं उन्हें अम्लीय में रखा जाता है, और जो 7 होते हैं उन्हें उदासीन में रखा जाता है। तो ये जो प्रकृति है इसकी वो कैसी बनी, 7 से अधिक है तो क्षारीय, ये क्षारीय प्रकृति का है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। देखिए, पैथोलॉजी में ब्लड की जो जांच होती है उसको हम डेसीलीटर में लेते हैं। तो डेसीलीटर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 ग्राम। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो 200 ग्राम डेसीलीटर होती है। ब्लड जो होता है वो शरीर का टेम्परेचर बनाए रखता है, यानी तापमान बनाए रखता है। तो ये तापमान का क्या करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आता है। तो ब्लड शरीर के तापमान को बनाए रखता है। अब बात करते हैं हम कि इसका निर्माण कहाँ होता है। निर्माण कैसे पता लगेगा कि ये आया कहां से, तो इसको हम देखेंगे। निर्माण 2 तरीकों से हो सकता है इसका। तो ब्लड का निर्माण देखेंगे। ब्लड का जो निर्माण होता है वो वयस्क में अलग कंडीशन में होता है और बच्चे में अलग कंडीशन में होता है। वयस्क में लगभग सभी बता देते हैं कि वयस्क में जो होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। वयस्क में ये अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में, जिसे जो है हम हड्डी या हम ये कह सकते हैं कि अस्थि मज्जा की जगह हटाकर के हड्डी के बोन मैरो जो हड्डी के अंदर जो हमारे बोन मैरो पाया जाता है उसमें जाली की तरह कोशिकाएं होती हैं, वहां से ही उत्पन्न होता है। क्या चीज उत्पन्न होता है, ब्लड। अब बात करते हैं हम बच्चे की। अब बच्चे की हड्डियां तो विकसित हुई नहीं है, उसको भी ब्लड चाहिए। तो ब्लड जो है बच्चे में या तो यकृत से प्राप्त होगा, यकृत यानी लीवर से प्राप्त होगा, जिसको हम भ्रूण भी कहते हैं भाषा में।
भ्रूण, कभी कभी कह देते हैं कि बच्चे में ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है, भ्रूण से होता है, क्योंकि वो माँ के पेट में है और जैसे ही पेट से बाहर आता है तो इसका निर्माण जो है ब्लड का वो कौन करने लगती है, हड्डी की बोन मैरो करने लगती है। जब तक गर्भ में है तब तक जो है बच्चे को या किससे मिलेगा या फिर भ्रूण से मिलेगा ब्लड। ठीक है, तो हमने ब्लड का निर्माण पढ़ा। ब्लड जो हमारे मानव शरीर में एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर होता है। ये शरीर के भार का 7% होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति जो है क्षारीय हो जाती है। ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इतनी कंडीशन हमने समझी। अब हम बात करते हैं कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ स्पेस कम है तो स्पेस थोड़ा सा बना लें, तो उसके बाद समझाते हैं। तो ब्लड को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और एक रुद्राणु। प्लाज्मा और रुद्राणु, यहीं पर डॉक्टरों की जांचें होती हैं प्लाज्मा और रुद्राणु से ही। तो ब्लड को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक है प्लाज्मा और एक है रुद्राणु। ब्लड के अंदर प्लाज्मा 60% और रुद्राणु 40% पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन भी पाए जाते हैं, 2 प्रोटीन भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जिनका नाम है फाइब्रिनोजेन, नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन। जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जांच कराने के लिए हम लोग जब जाते हैं तो डॉक्टर प्लाज्मा में से ये दोनों प्रोटीन निकाल देता है, क्योंकि प्लाज्मा का जो कलर होता है यानी जो रंग होता है वो येलो कलर होता है। तो येलो कलर का होता है यानी पीला, तो बहुत ज्यादा अधिक पीला होने के कारण इन दोनों को निकालने पर क्या होता है कि इसका जो रंग होता है वो हल्का हो जाता है, यानी हल्का पीला जो है वो रंग हो जाता है, जिसको हम सीरम कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीरम कैसे प्राप्त होता है प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया जाता है तो हल्के पीले रंग का जो है प्लाज्मा पाया जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। सीरम भी एक प्रकार का प्लाज्मा होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सीरम क्या होता है, तो ऑप्शन में दे देता है रुद्राणु है, प्लाज्मा है या व्हाइट ब्लड कार्फी-सेल्स है। तो बच्चा ज्यादातर कोशिश करके आता है कि व्हाइट ब्लड कार्फी-सेल्स ही होगा, क्योंकि उसमें आरबीसी कणिकाएं नहीं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं व्हाइट ब्लड कार्फी-सेल्स में। तो सीरम को याद रखना है तुम्हें कि सीरम क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की कंडीशन तो इस पोर्शन में खत्म हुई। अब हम बात करते हैं रुद्राणु की। अब देखिए रुद्राणु जो होता है उसको भी 3 भागों में यानी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कितने फैक्टर हैं इसके, 3। तो पहला फैक्टर जो है वो है आरबीसी और दूसरा फैक्टर डब्ल्यूबीसी और तीसरा फैक्टर प्लेटलेट्स। अब देखिए यानी आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्फी-सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। इनको हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। श्वेत यानी व्हाइट ब्लड कार्फी-सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स ही कहेंगे यानी प्लेटें, जैसे साधारण भाषा में कहते हैं।
हमारी गांव की भाषा में क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, यानी प्लेटें कम हो गई हैं, प्लेटें कह देते हैं, वो प्लेटें कम हो गई हैं। तो इसको आरबीसी का एक दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। ये कणों के समान होते हैं एरिथ्रोसाइट, ये यानी आरबीसी में जो कण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी में तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि रुद्राणु में जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं उसे। तो ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रम्बोसाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थ्रम्बोसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये तीनों नाम भी पता होना चाहिए। और एक समान व्यक्ति में इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, और इनके कम होने पर जो है प्रॉब्लमें खड़ी हो जाती हैं, तो इसकी संख्या भी पता होना चाहिए। जो एरिथ्रोसाइट है उसकी संख्या 50 लाख होती है। कितनी होती है, 50 लाख होती है। ठीक है, कहीं कहीं 5 मिलियन भी आ जाता है, बात वही है 50 लाख पे ही 5 मिलियन को ठोक देना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ल्यूकोसाइट की संख्या बहुत कम होती है। ल्यूकोसाइट की संख्या केवल 10,000 होती है, यानी 10,000 होती है। 10,000 होती है यानी 10,000 केवल। थ्रम्बोसाइट की बात करें तो थ्रम्बोसाइट जो होता है वो 2 लाख होता है। तो 2 लाख थ्रम्बोसाइट के कण होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अब बात करें तो इनके जीवन काल की, जो आरबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन होता है, यानी डे होता है, 120 डे होता है। और जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है उसका कितना होता है, केवल 4 डेज होता है। इसका 4 डेज होता है और इसका 7 डेज होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो हमारे ब्लड में जो आरबीसी जो बना है वो केवल 120 दिन तक ही जीवित रह सकता है, और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स 4 दिन तक ही जी सकता है, और ये 7 दिन तक ही जी सकता है। अब दिमाग में कंफ्यूजन होती होगी कि यार जब ये दोनों मर जाते हैं फिर आदमी जिंदा कैसे रहता है। ये बनते हैं और मरते हैं, फिर दोबारा नए बनते हैं, फिर वो बनते हैं, फिर ये क्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे हमारा टेम्परेचर बॉडी का जो है वो बना रहता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसका नाम है HB, यानी हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ जो है वो ऑक्सीजन अंदर इंटर कर जाती है, और जैसे ही इंटर करती है तो फेफड़े जो है हमारे, यानी फुसफुस फेफड़े जो है वो हमारे वो हीमोग्लोबिन को ये पहुंचा देते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड है उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। हमारे ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, HB के कारण होता है। अगर ऑप्शन में HB और OHB यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोनों चीजें दे रखी हैं तो हमारा ऑप्शन दोनों ही होगा, या 1 2, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि इससे पहले ब्लड का रंग प्योर लाल नहीं होता है, चॉकलेटी कलर का होता है। जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऑक्सीजन मिलते ही हमारे ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। अब देखिए HB बात करें तो HB की, तो HB जो होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अगर मेल और फीमेल की बात करें तो इस दोनों में ही अलग अलग होता है। होता क्या है कंडीशन में, जितना HB होगा उतना ही आयरन होगा, और जितना आयरन होगा उतना ही HB होगा, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो जो मेल होता है
उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, यानी आयरन की मात्रा कितनी होती है 14 ग्राम डेसीलीटर। और जो लेडीज होती है यानी फीमेल होती है, महिला होती है, उसके अंदर कितना होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन ज्यादातर बनता है कि क्या कारण है कि जो फीमेल होती है उसकी बॉडी जो होती है वो नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, और जो मेल होता है उसकी बॉडी थोड़ी हार्ड होती है। उसका कारण यही है, यही कारण है कि जो मेल में अगर हम देखें तो 1 डेसीलीटर में हमारा कितना है 14 ग्राम है, और इसमें 13 ग्राम है, 1 ग्राम बढ़ती है। अगर पूरे हम शरीर का देखें तो औसतन काफी बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो बॉडी क्या होगी, आयरन क्या होता है लोहा, लोहा क्या होता है मजबूत, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी मजबूत। और जब मजबूत होगी तो हम अगर किसी के मुक्का मार दें फीमेल के तो वो बेहोश हो जाएगी। यही कारण होता है कि इनकी जो है शारीरिक क्षमता जो हार्डनेस की होती है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद जो है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाता है। अब ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाएगा, कोई भी घुमाएगा, जैसे कि मुझे ही अगर किसी चीज में घुमा रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा परिवहन। तो ये क्या करता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन एचबी क्या करता है ऑक्सीजन को घुमाता रहता है, इस तरीके से घुमाता रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन को घुमाता रहता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को जब घुमाता है तो क्या करता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये परिवहन हो गया, ये परिवहन करता है ऑक्सीजन का। और इसमें जो है जो ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है तो ये एक काम करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है, कार्बन को अपने साथ ले जाकर और इसको हमारी सांस के द्वारा बाहर कर देता है। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर करते हैं और O2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर कंडीशन ये बनती है कि ये जो हमारे शरीर में उत्सर्जित हो रही है C यानी कार्बन, उसको लेकर आता है साथ में और ऑक्सीजन के साथ मिला के बाहर फेंक देता है। यानी ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है और एक उत्सर्जी अंग का कार्य भी करता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बढ़िया बन जाता है कि आरबीसी जो होता है वो उत्सर्जन का काम करता है हमारे शरीर में। जब उत्सर्जी का काम करेगा तो ये हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालेगा। तो यहां पर ये भी एक कंडीशन बनी। अब देखिए इसमें जो आरबीसी होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी क्रॉस केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो इससे डीएनए की जांच नहीं हो सकती। डीएनए और आरएनए की जांच नहीं हो सकती क्योंकि डीएनए और आरएनए केंद्रक में उपस्थित होते हैं। जब केंद्रक ही नहीं है तो यहां पर डीएनए आरएनए की जो है जांच नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इधर बोर्ड भर गया है, थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं ना, इस साइड रफ कर दे रहे हैं। तो काफी मजेदार वीडियो है ये, पहला लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर के बारे में, इसके ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम WBC की, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करेंगे। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट में एक जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल ये पाए जाते हैं।
क्या क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल पाया जाता है। ये इतनी कंडीशनें पाई जाती हैं। अब होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करती है, जैसे ही एंट्री मारती है तो एंटीबॉडी तुरंत एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद वो क्या करता है? लिम्फोसाइट से कहता है उठो, कोई एंट्री मार गया है अपने एरिया में, तो लिम्फोसाइट उठता है और उठने के बाद उस बीमारी से लड़ने लगता है। अब उस बीमारी से जब ये लड़ता है तो इसको हल्का फुल्का बीमारी है तो ये मार देता है उसे, और जब ये मार देता है तो लिम्फोसाइट तुरंत जो है मोनोसाइट से कहता है चल जा, मैंने तेरा खाना तैयार कर दिया और तू जाकर खा ले। तो मोनोसाइट क्या करता है? इसको खा लेता है। मोनोसाइट का यानी ये तो खाता है, यानी खाना है इसका, जो मरा हुआ जो है, यानी ये मारता है और ये क्या करता है? खाता है। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट ब्लड कार्फिसेल्स में जो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स या ईओसिनोफिल हैं, इनमें से किसका आकार बड़ा होता है? अब किसका आकार बड़ा होगा? जो खाएगा ना उसका आकार बड़ा होगा। तो मोनोसाइट क्या करता है? इनको खाता है, तो मोनोसाइट का क्या होता है? आकार बड़ा होता है। तो ये आकार में कैसे होते हैं? सबसे बड़े होते हैं इनमें। अब बाकी के ये तीन जो बचे, ये क्या होता है? ये इन्फेक्शन को रोकते हैं। इन्फेक्शन जैसे नजले का इन्फेक्शन, दांत खुजली, ठीक है, उनके इन्फेक्शन को रोकते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन को ये रोकते हैं। बाजी बीमारी बहुत टिपिकल होती है, वो लिम्फोसाइट को ही मार देती है। जो लिम्फोसाइट है, जो लड़ने की क्षमता रखता है, वो उसी को ही मार देते हैं। बताइए, जो लिम्फोसाइट है, जो सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है, उसी को ही कोई मार दे तो इनकी हालात क्या होंगी? इनके हालात तो बहुत खस्ता हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर वो बीमारी कौन सी हैं? वो कैंसर की बीमारी होती है। ठीक है, जो लिम्फोसाइट को मार गिराते हैं, उन बीमारियों का अगर हम देखें नाम, तो जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कैंसर होता है, ठीक है, चाहे वो ट्यूमर हो, कैंसर होता है, और एक HIV, बहुत हानिकारक रोग है ये भी HIV। ठीक है, HIV के कारण होता है ह्यूमन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर HIV किसके कारण होता है? एड्स के कारण होता है। ये भी लिम्फोसाइट को मार देता है। ये एक ऐसी बीमारी है, लोग इसको बताना भी ठीक नहीं समझते हैं, इतनी भयानक बीमारी है ये। ठीक है, अब समझ लो, लोग बताना नहीं पसंद करेंगे तो कितनी भयानक बीमारी होगी वो HIV। ठीक है, अब बात करते हैं हम, व्हाइट ब्लड कार्फिसेल्स भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं। ठीक है, प्लेलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, जिसमें 2 लाख इनकी संख्या होती है। अब जैसे कि हमारा शरीर कहीं से कट जाए, ठीक है, जैसे कोई बच्चा गया है, बाहर घूमने गया है, उसका जो है हाथ कट गया, तो हाथ कटेगा ना तो ब्लड निकलेगा, यानी ब्लड में प्रेशर होता है। प्रेशर कितना होता है? 180/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है प्रेशर का दाम। तो क्या होता है, जब ये हाथ कट जाता है कहीं से, ठीक है, तो इसमें से ब्लड जो होता है वो निकलने लगता है। अब ब्लड निकलने लगता है तो ब्लड में अभी बताया था व्हाइट ब्लड कार्फिसेल्स होता है, उसके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं, और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है, तो हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं इस पर आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, और जब इस पर आके चिपक जाते हैं तो ब्लड के साथ जो लिम्फोसाइट आ रहा है, कौन आ रहा है? लिम्फोसाइट। अरे ये बैक्टीरिया तो भूल ही गए थे कि लिम्फोसाइट भी है। अब ये लिम्फोसाइट क्या करता है? इन बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेता है, और जख्म अगर छोटा है तो क्या करते हैं? लिम्फोसाइट इनको मार गिराते हैं। जब इनको मार गिरा देते हैं तो थ्रोम्बोसाइट जो है वो अंदर से इनमें जो है एक पपड़ी बना लेता है, और ये पपड़ी पहले जाली के रूप में आती है, फिर धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने के बाद ये टाइट होने लगती है, और टाइट हो जाती है तभी इसको कहते हैं हम अपनी साधारण भाषा में कोरेंट। ठीक है, तो ये वो जम जाता है,
यानी ये पपड़ी बन जाती है, इस पपड़ी का नाम है थक्का। तो ये ब्लड का थक्का बना देता है। अब देखिए कितना काम आता है कि ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो ब्लड का थक्का बनाता है। अब बात ये है कि ब्लड का अगर ये थक्का बनाता है तो हमारे जो शरीर में जो कोशिकाओं में ब्लड घूम रहा है उसमें क्यों नहीं थक्का बना रहा है? तो वहां पर भी एक इनका जो है, कहते नहीं है कि कोई भी कानून बना है वो तोड़ने के लिए बना, अगर ये बने हैं जोड़ने के लिए तो इन्हें भी तोड़ने के लिए कोई बना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक हेपेरिन जो है, हेपेरिन प्रोटीन है, ठीक है, जो यकृत से उत्पन्न होता है। हेपेरिन उत्पन्न यकृत से होता है, एक्शन लेता है लोगों के ऊपर, कहता है थ्रोम्बोसाइट रुको, हम तुम्हें जमने नहीं देंगे। ये जमने नहीं देता है नसों के अंदर। अब जमने नहीं देता है तो ये काय में है? ब्लड में है, ठीक है, ब्लड में शामिल है तभी तो जमने नहीं देता है। अगर ये जो है इंक्लूड है ब्लड के अंदर तो थ्रोम्बोसाइट को जमने नहीं दे रहा है, तो ब्लड जब निकल रहा है तब ये क्यों जो है इस थ्रोम्बोसाइट को नहीं रोक रहा है? तो इसका रीजन हम अगर निकालें तो क्या होता है, जब किसी का हाथ जब कटता है तो ये हेपेरिन जो है वायु के संपर्क में, जैसे ही हेपेरिन सामने आता है इसको रोकने की कोशिश करता है तो यहाँ ये वायु से टकरा जाता है, और जैसे ही वायु से टकराता है और वायु के संपर्क में आते ही इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये हेपेरिन जो होता है वो मर जाता है। जब ये मरता है तो फिर उसके बाद जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं? अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं हेपेरिन से अब तू अलग हट जा, तो तू मर गया, अब मुझे अपना काम करने दे। तो ये काम करता है और धीरे धीरे फिर लिम्फोसाइट और ये जितने भी मोनोसाइट हैं और ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद इसको खा पी के वहां पर जो है एक नया जो है वो परत बना लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। पहला वीडियो है ये हमारा, अच्छा लगे तो लाइक करना।